हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी अड्डा चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 हिंदी वसंत बुक से चैप्टर नंबर 3 हिमालय की बेटियां। आज हम करेंगे इसके सारांश को, तो चलिए इसको देख लेते हैं। लेखक यानी जो नागार्जुन हैं, उन्होंने अब तक गंगा, यमुना, सतलुज जैसी नदियों को मैदानी भागों में ही देखा था। पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी भी बता दूं, जो नागार्जुन का जो असली नाम है वो है वैद्यनाथ मिश्र, परंतु उन्होंने हिंदी साहित्य में नागार्जुन और मैथिली में यात्री उपनाम से कई रचनाएं की हैं। काशी में रहते हुए उन्होंने वेदेह उपनाम से भी कई कविताएं लिखी हैं। में उन्होंने सारी नदियों को, गंगा, यमुना, सतलुज जैसी नदियों को हिमालय की बेटियां कह के संबोधित किया है। उन्होंने अब तक गंगा, यमुना, सतलुज जैसी नदियों को मैदानी भागों में ही देखा था, पर उनके प्रति आदर और श्रद्धा के भाव रखता था। इन नदियों की धारा उसे माँ, मौसी या नानी की सुखद गोद सी लगती थी। परंतु जब लेखक ने इन नदियों को उनके अपने घर यानी हिमालय पर देखा, तो उन्हें पता चला कि यही वो दुबली पतली कमजोर सी दिखने वाली नदियां हैं जो मैदानों में इतना विशाल रूप धारण कर लेती हैं। अपने घर में हंसने खेलने वाली नदियां मैदानों में कितनी शांत व गंभीर हो जाती हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं लेखक यहाँ पर? क्योंकि जो नदियां होती हैं ना, जब हिमालय से निकलती हैं तो कई छोटी छोटी धाराओं के रूप में निकलती हैं और झरनों के रूप में बहुत ही तीव्र वेग से बहती हुई आगे जाकर एक बड़ा सा रूप धारण कर लेती हैं, और ये बड़ा और विशाल रूप धारण करती हैं वो मैदानों में। लेकिन लेखक कहते हैं कि वो हिमालय के पास जब धाराओं के रूप में, छोटी छोटी धाराओं के रूप में वो नदियाँ निकलती हैं, उस समय वो किस तरह से उछल कूद रही होती हैं, मानो कि कोई बेटी अपने पिता के साथ चहल पहल कर रही हो या अपने पिता की गोद में खेल रही हो। ठीक उसी तरह से जो नदियां हैं वो भी हिमालय की गोद में खेलती हैं, और जैसे ही वो मैदानी भागों में आती हैं तो इतना विशाल रूप धारण कर लेती हैं और शांत और गंभीर हो जाती हैं। यहाँ इनकी लीलाएं देखकर मन में अनेक जिज्ञासाएं व आश्चर्यजनक प्रश्न उठते हैं। मन में प्रश्न उठता है कि आखिर पिता हिमालय का प्यार छोड़कर वे किस लक्ष्य की ओर भागी जा रही हैं। बर्फ युक्त चोटियां हरी भरी, किंतु खेलते खेलते जब ये चीड़ और देवदार के जंगल में चली जाती होंगी तो इनका पिता हिमालय चिंतित अवश्य हो जाता होगा। सिंधु ब्रह्मपुत्र का नाम सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, कोशी, गंडक, घाघरा आदि हिमालय की अन्य बेटियां दिखने लगती हैं। पिघले हिमालय की एक बूंद सिंधु ब्रह्मपुत्र इन दो महानदी के रूप में आगे बढ़ती हैं और समुद्र उनका हाथ थाम लेता है। पर मैं आपको एक बात और बताते चलूं कि जितनी भी नदियां हैं ना, वो स्त्रीलिंग शब्दों में आती हैं, और ब्रह्मपुत्र जो नदी है ना, वो उसका अपवाद है, क्योंकि वहाँ पर पुत्र लगा है। पुत्र माने होता है बेटा, जो कि पुल्लिंग दर्शाता है, लेकिन सारी नदियां जो हैं वो स्त्रीलिंग में आती हैं। तो यहाँ पर आगे लेखक इसमें कहते हैं कि इनका बाल रूप पहाड़ वासियों के लिए भले ही आकर्षक नहीं, परंतु लेखक को अत्यंत मनोहर लगता है। तभी तो वह हिमालय और समुद्र में ससुर दामाद का रिश्ता जोड़ता है। लेखक कहता है कि जो हिमालय है वो पिता है और नदियाँ जो हैं बेटियाँ हैं, और सारी नदियाँ जो हैं वो समुद्र में जाकर मिलती हैं, तो वो कहते हैं कि वो बेटी और दामाद से संबोधित करते हैं। बेटी कहते हैं नदियों को और समुद्र को कहते हैं दामाद। देखकर लेखक को कालिदास रचित मेघदूत का एक प्रसंग याद आता है। यहाँ पर लेखक ये बताते हैं कि जो कालिदास की एक प्रसिद्ध कृति है उसका नाम है मेघदूत, उसमें से एक प्रसंग है जो लेखक को उन नदियों को देखकर याद आता है, जिसमें विरही यक्ष मेघदूत अर्थात बादल से कहता है कि तुम वेतवती यानी वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान अवश्य देते जाना, क्योंकि वह तुमसे प्रेम करती है और तुम्हें पाकर प्रसन्न होगी। लेखक को लगता है कि कालिदास जैसे महाकवि को भी नदियों का जीवंत सजीव रूप ही पसंद है। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता का रूप दिया, क्योंकि वे सर्वस्व कल्याण ही करती हैं। कुछ कवियों ने इन्हें प्रेयसी अर्थात प्रेमिका माना है, और कितने ही कवियों ने इन्हें बहन का स्थान भी दिया है। एक बार लेखक स्वयं मन से बहुत उचाट था, तो तिब्बत में सतलुज के किनारे जाकर बैठा, पांव पानी में लटका दिए, और थोड़ी देर में तन और मन ताजा सा प्रतीत होने लगा। तो लेखक कह उठा कि सतलुज बहन तुम्हारी जय हो, तुम्हारा स्वरूप बहुत प्रिय है, तुमसे
तो हृदय प्रसन्न हो, सारी खुमारी अर्थात आलस से दूर हो गया। और लेखक ये भी कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने सतलुज नदी में अपने पैर लटकाए तो उनका तन मन तारोताजा हो गया। और वो ये भी कहते हैं कि बहन तुम्हारी जय हो, मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ, तुम पुत्री हो और यह हिमालय तुम्हारा पिता। पिता हिमालय चुपचाप रहकर भी तुम्हारे लिए चिंतित है। प्रकृति तो नर्तकी यानी नृत्य करने वाली के समान है, प्रकृति तो नर्तकी के समान है। इसी प्रकृति के प्रांगण में यानी आंगन में हिमालय अपनी अद्भुत और अनुपम छटा बिखेर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।